तो दोस्तों, आप सभी ने सेटन स्लेव 2017 मूवी एक्सप्लेनेशन को ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मैं इस फिल्म का 1980 वाला पार्ट भी जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं उसी पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि एक कल्ट क्लासिक मूवी है। और कल्ट क्लासिक मूवीज वो होती हैं जिनका एक सेपरेट फैन बेस होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं। बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिस्वारो गौतम पुत्रा ने। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5 स्टार्स के आसपास है, बट ये फिल्म ठीक ठाक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो 2017 वाली मूवी से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो लास्ट वाले जो कपल याद हैं आपको, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये पहली ऐसी मूवी होने वाली है जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि ये एक इंडोनेशियन मूवी है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल ही नहीं थे। तो मैंने कई जगह पर जाकर देखा, ब्लॉग्स देखे और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब जाकर मुझे मूवी समझ आई है। अब यहाँ पर हो सकता है कि सारी चीज़ें एक्यूरेट नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी वाली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब हो सकता है कि 2-4% इधर उधर हो सकता है, लेकिन एज अ स्टोरी आपको अच्छे से समझ ज़रूर आएगी। और मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, एंड कई सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि वीडियो को देखती है, पसंद भी करती है, और ऑडियंस की रिटेंशन एटलीस्ट 60% एक वीडियो पर होती है। और मेरी वीडियो की जो एवरेज टाइमिंग होती है वो कम से कम 15 से 20 मिनट है। तो 60% लगाया जाए तो एटलीस्ट यहाँ पर 10 मिनट के आसपास या 9 मिनट के आसपास एवरेज वॉच टाइम आता है। और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप इतना लंबा किसी वीडियो को देखोगे। लाइक आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप इंस्टेंटली उसको क्लोज कर दोगे। बट यहाँ पर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को, ताकि हमारी भी थोड़ी चौड़ बढ़ जाएगी। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़े लेवल की वीडियो आने वाली है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत इंडोनेशिया की सिटी में होती है, जहां पर एक अमीर परिवार की लेडी मवारती की एक मिस्टीरियस इलनेस के कारण से डेथ हो जाती है। फर्स्ट सीन में हम एक फ्यूनरल को देखते हैं जहां पर मवारती के हस्बैंड मुनार्तो, 2 बच्चे रीटा और टोमी के साथ बाकी लोग भी होते हैं, जिसमें से एक लेडी काले कपड़ों में थी जो कि काफी ज्यादा अजीब सी थी। शाम को अब मवारती के घर पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति सभा भी रखी जाती है। यहाँ पर भी मुनार्तो और उसके बच्चे रिलीजियस नहीं थे, जस्ट लाइक 2017 मूवी। वो सब प्रेयर भी नहीं किया करते थे और मॉस्क भी नहीं जाते थे। मुनार्तो को ये सब सुपरस्टिशन लगता था। वो वर्कोहलिक और गजब का अमीर था। वो पैसे को ही भगवान मानता था, दो इट्स समहाउ करेक्ट बट नॉट एंटायरली करेक्ट। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। रीटा भी यहाँ पर एक मॉडर्न लड़की थी जो कि पार्टीज में जाना, डिस्को में नाचना पसंद करती थी, जो कि 1980s के इस्लामिक इंडोनेशियन कल्चर के हिसाब से काफी ज्यादा बोल्ड था। अब मवारती के डेथ की पहली रात में टोमी को उसके कमरे की खिड़की पर उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे इंडोनेशिया में कुंती वाना कहते हैं। इंडो मलेशियन माइथोलॉजी में ये फीमेल गोस्ट्स होती हैं जो कि अक्सर चाइल्ड बर्थ पर मरी हुई लेडीज की गोस्ट्स होती हैं। इनकी व्हाइट कलर की बॉडी, लंबे हेयर और व्हाइट आईज होती हैं और वो दूसरों को भी अपने जैसा बना सकती हैं डिस्पाइट ऑफ द जेंडर। फिल्म के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। अब टोमी अपनी माँ के गोस्ट को देखकर पजेस्ड होकर उस गोस्ट का पीछा करने लगता है। इन दोनों को उसकी सिस्टर रीटा भी अपने कमरे की खिड़की से देखती है और वो भी थोड़ा सा डर जाती है। अब जब रीटा सुबह उठकर देखती है तो टोमी अपने कमरे में सो रहा था। उसे लगता है कि कल रात की घटना एक बुरा सपना थी। बाद में वो अपनी माँ की कब्र के पास जाकर उसकी आत्मा की शांति की कामना करती है और उसी वक्त वो वहाँ पर टोमी को देखती है जो कि उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। टोमी अब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वो लोग उसे ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मरने के 40 दिन तक उसकी आत्मा उनके घर के आसपास ही भटकती रहती है और मवारती की आत्मा की शांति के लिए वो लोग उसे एक साइकिक को कंसल्ट करने को कहते हैं।
अब टोमी एक साइकिक से मिलता है जो उसे ये कहती है कि उसके घर पर खतरा मंडरा रहा है, उसे अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब रीटा घर पर आती है तो वो ये देखती है कि टोमी अपने कमरे में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पास कई सारी मैगजीन्स और बुक्स थी। जैसे ही वो उसको डांट कर रोकने जाती है, टोमी ये कहता है कि घर के अंदर माँ का गोस्ट है जिसको वो भगा रहा है। वो अजीब तरीके से बिहेव करता है। उसका ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ गया था और वो रीटा को ही मारने लगता है। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है और उसका ध्यान भटक जाता है। जब रीटा फोन उठाती है तो वो कोई रॉन्ग नंबर होता है। अब घर में अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। रॉन्ग नंबर का बार बार आना, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, घर की घंटी कोई बजा के चला जाता है, लेकिन देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब रीटा का बॉयफ्रेंड हरमन वहाँ पर आता है और रीटा उसे सारी कहानी बताती है, बट वो भी यहाँ पर रिलीजियस नहीं था। और इधर ऑफिस में मुनार्तो के बिजनेस पार्टनर्स उसे एक नई कुकिंग मेड रखने को कहते हैं, खाना बनाने के लिए और बच्चों की देखभाल करने के लिए, और वो सब एक लेडी को वहाँ पर भिजवा देते हैं। अब अगले ही दिन वहाँ पर एक नई मेड दरमीना इनके घर आती है। टोमी को उसे देखकर थोड़ा सा शॉक लगता है क्योंकि उसका चेहरा उसी साइकिक से मिलता जुलता था जिसके पास वो गया था। और दोस्तों, ये वही ब्लैक कपड़ों वाली लेडी है जो कि मवारती के फ्यूनरल के अंदर आई थी। वो उसे उसका कमरा दिखाता है। अब टोमी यहाँ पर नॉर्मल हो गया था और उस पर ब्लैक मैजिक का असर नहीं था। रात को रीटा और हरमन डिस्को जाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन जब वो रात में घर वापस आते हैं तब रीटा का वॉचमैन कम गार्डनर कार्टो घर के बाहर सो रहा था। अब खुला हुआ गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसको देखकर रीटा कार्टो को ड्यूटी के टाइम पर सोने के लिए बहुत बुरी तरह से डांटती है। यहाँ पर कार्टो को एस्थमा था और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहा करती थी। जब रीटा अपने घर के अंदर आने लगती है तब उसे वहाँ पर उसकी माँ का गोश्त दिखाई देता है। वो गोश्त उस पर हमला करने के लिए चली आती है, जिसको देखते हुए रीटा घबरा कर दौड़ती है और तभी वहाँ पर दरमीना आकर उसे शांत करके घर के अंदर जाने के लिए बोलती है। अब रात में टोमी को एक सपना आता है जहाँ पर उसे लाल रंग के कपड़े पहने कुछ डरावने लोग शैतान को उसकी बलि देने के लिए उठाकर ले जा रहे थे। वहाँ पर दरमीना भी थी जो उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और उसको मारने की कोशिश कर रही थी। टोमी अब नींद में चिल्लाने लगता है और कहता है कि दरमीना उसे जान से मार डालेगी। उसके डैड और कार्टो वहाँ पर आकर उसको जगाते हैं और उसको शांत करते हैं। अगले दिन हरमन घर पर आता है और रीटा उसे दरमीना से मिलवाती है। हरमन थोड़ा शॉक में आकर ये कहता है कि उसने दरमीना को कहीं ना कहीं तो देखा है। बाद में हरमन रीटा के लिए पियानो में एक गाना भी बजाता है और दरमीना इन दोनों को चुपके से देख रही थी। कार्टो भी अब दरमीना की जासूसी को देखता है। उसे उस पर शक होता है। वो उसके कमरे में जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर कई सारी शैतानी डॉल्स और रिचुअल्स की चीजें मिलती हैं। कार्टो को यकीन हो जाता है कि वो शैतान की शेमन है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब शेमन वो लोग होते हैं जिनके पास ईविल और गुड दोनों काम करने की ही शक्ति होती है, पर यह शेमन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइड को चुनता है। तो यहाँ पर दरमीना एक ईविल साइड की शेमन थी जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती थी और नुकसान पहुंचा सकती थी। टोमी अब फिर से ब्लैक मैजिक की किताबों को खरीदने के लिए जाता है। इस बार वहाँ पर उसे एक उस्ताद जी मिलते हैं और उसे इस्लामिक प्रेयर्स की बुक देते हैं। वो कहते हैं कि प्रेयर करने से सभी ईविल स्पिरिट्स भाग जाती हैं। जैसे ही टोमी घर पर आकर प्रे करने लगता है तभी उसकी माँ का गोश्त वहाँ पर आकर उसे डराकर रोक देता है। अब यहाँ पर सेम सीन 2017 वाली सेटन स्लेव मूवी के अंदर भी हमने देखा था, बट वहाँ पर रीनी प्रेयर करती है। अब वो गोश्त कार्टो के पीछे पड़ जाती है, उसे एक गैरेज में बंद करके मार देती है। अब जब अगली सुबह टोमी वहाँ पर देखता है तो कार्टो मर गया था, उसे लटकाकर मार दिया गया था। मीनवाइल जब हरमन रीटा के घर पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा था तब उसकी बाइक के सामने एक लेडी आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में हरमन का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। और बाद में ये पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि दरमीना थी। रीटा यहाँ पर रोते हुए हरमन की बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। उसी रात में रीटा को उसके पियानो पर हरमन का म्यूजिक सुनाई देता है। जब वो चेक करती है तब पियानो अपने आप बज रहा था और वो डर जाती है। कुछ ही पल बाद उसे हरमन की बॉडी लिविंग डेड की तरह दिखाई देती है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। रीटा डर कर भागने लगती है। हरमन भी उसका पीछा करता है। घर के सभी कमरे अपने आप बंद होने लगते हैं और रीटा घर में बुरी तरह से फंस गई थी। बाद में वो दौड़कर टोमी के रूम में जाती है जहां दरमीना डोर खोलती है और हरमन वहां पर
गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रात को जो टॉमी को उल्टे सीधे सपने आते हैं उसका कारण दरमिना हो सकती है। अब अगले दिन इस हादसे के बाद में रीटा को बुखार चढ़ जाता है। इस बार वो और टॉमी अपने डैड को एक ब्लैक मैजिक शेमन को बुलाकर गोस्ट को भगाने के लिए मना लेते हैं। अब शेमन आकर चैंटिंग करने लगता है। जैसे ही वो शुरू करता है पूरा घर हिलने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, लाउड म्यूजिक बजने लगता है और ये सब ओल्ड मूवीज के टिपिकल हॉरर स्टाइल्स हैं। और बाद में उस घर की सीलिंग पर लगा हुआ शैंडलियर उस शेमन के ऊपर गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। अब मुनार्डो को भी ये यकीन हो जाता है कि हाँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। थैंक गॉड उसने कम से कम यकीन तो किया। अगली रात टॉमी डरमिना का पीछा करता है। डरमिना अकेले अकेले कब्रिस्तान में जाती है और वो मवारती के कब्र पर जाकर रुक जाती है। तभी वहाँ पर हवा में लेविटेट करते हुए हरमन और कार्टो की बॉडीज आती हैं, जो कि अब द लिविंग डेड में कन्वर्ट हो गए थे। अब डरमिना कुछ चैंटिंग करती है और मवारती की बॉडी को कब्र से उठा देती है। उसको भी वो लिविंग डेड में शामिल कर लेती है। यहाँ पर डरमिना भी एक ब्लैक मैजिक शेमन थी जो कि शैतान की सेवा करने वाले कल्ट की हेड थी। तो 2017 वाले पार्ट में डरमिना के पास इसलिए ही रेड सीड्स और इंडोनेशिया का मैप था, बिकॉज वो इस कल्ट को लीड कर रही थी। खैर, मवारती की बॉडी हवा में लटकती रहती है, जिसे देखकर टॉमी बहुत तेज चिल्लाता है। टॉमी को वहां देखकर डरमिना उस पर हमला करने के लिए हरमन और कार्टो को भेजती है। टॉमी डर कर घर वापस आता है और सारी कहानी बताता है। जब वो तीनों डरमिना के कमरे को चेक करते हैं तो वो वहीं पर थी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि डरमिना भी एक लिविंग डेड है जिसके पास काफी सारी शैतानी ताकत है। अगली रात टॉमी और रीटा अपनी माँ की कब्र को खोदकर देखने लगते हैं, बट शॉकिंगली उन्हें वहाँ पर उनकी माँ की बॉडी मिलती है, लेकिन दे वर एक्सपेक्टिंग की बॉडी वहाँ पर नहीं होगी। इन दोनों की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन हियर। अब वो निराश होकर वापस घर चले आते हैं। आधी रात को टॉमी को कार्टो की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो उस पर कार्टो की लिविंग डेड बॉडी हमला करती है। वैसा ही हमला अब रीटा और उसके डैड पर हरमन और मवारती के लिविंग डेड करते हैं। तीनों अब डर के भागने लगते हैं और तब डरमिना अपने असली शैतानी शेमन के रूप में आकर कहती है कि उन जैसे नास्तिक लोग ही उसका टारगेट हैं। जो गॉड को नहीं मानते उनको वो अपनी लिविंग डेड की आर्मी में शामिल कर लेती है। अब तीनों घर से बाहर भागने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर उस्ताद जी अपने पूरे प्रेयर करने वाले साथियों के साथ आ जाते हैं। वो सभी प्रेयर करने लगते हैं, जिससे सभी लिविंग डेड एक एक करके जलने लगते हैं। डरमिना भी जल के राख हो जाती है ऊपर वाले की प्रेयर की शक्ति के सामने। अब उस्ताद जी ये कहते हैं कि यदि कोई रिलीजियस नहीं होगा तो शैतान अपने स्लेव्स को भेजकर उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेगा और मरने के बाद भी उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जिससे वो लिविंग डेड की आर्मी में शामिल हो जाएंगे और उनको कभी भी जन्नत हासिल नहीं होगी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक मॉस्क से प्रेयर करके बाहर आ रहे थे और ये तीनों ही अब रिलीजियस बन गए थे। तभी वहाँ पर असली डरमिना आती है, जिसे मुनार्तो के पार्टनर्स ने भेजा था। यानी कि डेविल ने डरमिना का चेहरा यूज करके उन सबको स्लेव बनाना चाहा था और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दिस वॉज माई टेक ऑन सेटन स्लेव 1980 फिल्म। ग्रांटेड कि फिल्म के अंदर कुछ चीजें अजीब सी हैं और मेरे हिसाब से 2017 वाली फिल्म इससे काफी बेटर थी, बट 1980 के हिसाब से ये फिल्म ठीक बनाई गई है और ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। यहाँ पर मुझे ये शेमन वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मवारती भी यहाँ पर डरमिना की शक्तियों का ही शिकार हुई होगी, एज वो भी रिलीजियस नहीं थी और हमने डरमिना को वहाँ पर उसके फ्यूनरल के अंदर भी देखा था। अब यहाँ पर इस मूवी के अंदर और 2017 वाली मूवी के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। चलो यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज यहाँ पर नजर आई। इस फिल्म के अंदर डरमिना की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको एक प्रॉपर हॉरर की फीलिंग आती है। और बात करें 2017 मूवी के एंड में जो कपल दिखाया गया है, उनका नाम भी यही है, यानी कि डरमिना और बैतरा। अब डरमिना के आइकॉनिक कैरेक्टर को एंड में इसलिए शामिल किया होगा, शायद इस फिल्म का एक सीक्वल भी बनने का प्लान होगा। तो ये सब आखिर में जुड़ता कैसे है? तो 2017 वाली मूवी के डायरेक्टर जोको अनवर के अकॉर्डिंग उनकी फिल्म 1980 वाली फिल्म की प्रीक्वल है, यानी कि 2017 वाली फिल्म जो है वो क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट फिल्म है एंड देन वो एक और फिल्म लाएंगे जो कि अभी सेकंड चैप्टर होगा एंड देन फाइनल है 1980 वाली फिल्म जो कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करी है, यानी कि डरमिना का अंत। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जोको अनवर को 10 साल लग गए थे 2017 वाली फिल्म की परमिशन लेने में। तो आप सोच सकते हैं कि इंडोनेशिया में ये कितनी आइकॉनिक मूवी है।
अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आएगी एंड इट्स टोटली ओके, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। यहाँ पर मैं पर्सनली इसके सेकंड चैप्टर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जहाँ पर काफी कुछ पता चलेगा। खैर आपका यहाँ पर क्या ख्याल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो दोस्तों, इससे हम भी थोड़ा सा ग्रो कर जाएंगे अच्छे से। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो एक बहुत बड़े लेवल की वीडियो होगी, जहाँ पर बहुत बड़े चैनल का कंटेंट हमारे चैनल पर फीचर होगा। क्या आप गेस कर सकते हैं? मैं इंस्टाग्राम पर इसका हिंट बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ये सब जानने के लिए। मतलब आई एम रियली एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम एवर ऑन इंडियन हॉरर चैनल। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए